दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का है जो तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में 2018 में हुए थे। ये पेपर अपना 24 अगस्त 2018 की थर्ड शिफ्ट का है। दोस्तों इससे पहले हम कुल 12 पेपर अपलोड कर चुके हैं और टोटल 18 पेपर हुए थे, तो एक एक करके इन सभी 6 पेपर को भी अब अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हालांकि ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है इसलिए आंसर की साथ में है। हम प्रत्येक प्रश्न का कारण सहित उत्तर जानेंगे कि ये उसका उत्तर कैसे आया, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं तो उनके आंसर सही करने की भी कोशिश करेंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं। निकिल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिसे उपयोग किया जाता है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। H2SO4 यानी तंदुकनक का अम्ल जिसको बोलते हैं, ये लेड एसिड सेल और इनमें होता है। और MnO2 ये प्राइमरी सेल में विध्रुवक का वर्क करता है, डीपोलराइजेशन के लिए काम में लेते हैं, मैग्नीज डाई ऑक्साइड कहलाता है। सेकंड अपना क्वेश्चन है कि 2 HWG का तार किस व्यास के बराबर होता है। दोस्तों MM और HWG एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि HWG में संख्या जितनी कम होती है MM में व्यास उतना ही अधिक होता है। या यूं कहें कि एक वायर पतला और एक वायर मोटा होता है। तो HWG में जब संख्या कम हो वो वायर उतना ही, हम यूं कह सकते हैं एक तरह से मोटा होता है, MM उसका अधिक होता है। जब HWG अधिक हो तो MM उसका कम होता है, यानी वायर वो उतना ही पतला होता है। वैसे इनका कोई फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो आपको याद रखना है 2 HWG का स्टैंडर्ड होता है 7.01 mm होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। थर्ड अपना क्वेश्चन है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई भी है उसे हम कैसे परिभाषित करते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल ओम जो होता है ये 0.0049 ओम के बराबर होता है, और इसे हम पारे के स्तंभ के सापेक्ष परिभाषित करते हैं, यानी पारे के स्तंभ में इन भुजाओं का प्रतिरोध इतना हो तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओम मानी जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन है जो ओम के नियम का अनुपालन नहीं करता। दोस्तों ओम ने कहा था कि बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये रैखिक परिपथों पर और यूनिलेटरल यानी एक दिशीय परिपथों पर लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पार्टिशियल कंडक्टर इन पर लागू नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट पर लागू नहीं होता। तो ना तो अर्धचालक पर लगेगा, ना ट्रांजिस्टर पर लगेगा, ना ही थर्मिस्टर पर लगता है और ना ही वैक्यूम ट्यूब, यानी इनमें से किसी पर भी अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ई होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ताप दीप्ति दीप का फिलामेंट लैंप किसका है, फिलामेंट किसका बना होता है। फ्लोरसेंट लैंप का फिलामेंट है तो ये टंगस्टन धातु का होता है। नो डाउट इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइट का या इलेक्ट्रोलाइट की बैटरी के चार्ज की अवस्था को प्रदर्शित करता है या करती है। तो हम सब जानते हैं जो विशिष्ट गुरुत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट गुरुत्व बैटरी के चार्ज की अवस्था को दर्शा सकता है, और वो हमें ये बता सकता है कि बैटरी हाफ चार्ज है, फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है, किस कंडीशन में है। इनकी वैल्यू भी दोस्तों याद रखना, पेपर में आ चुकी है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 6 बैंड के रजिस्टर कलर कोड वाले में कौन सा बैंड ताप गुणांक को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम मोस्टली रजिस्टर पढ़ते हैं कलर कोड वाला जिसमें हम 4 बैंड तक ही पढ़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 5 बैंड भी है और कुछ ऐसे हैं जिनमें 6 बैंड भी होते हैं। तो 4 बैंड वाले में क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड दोनों डिजिट को दर्शाते हैं, थर्ड जो होता है वो मल्टीप्लायर फैक्टर को, और चौथा जो होता है वो टोलरेंस को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों जब भी 5 या 6 आ जाए तो क्या करना होता है,
5 को छोड़ दीजिए, छठे पर चलते हैं। तो उस समय 1 2 3 तीनों कलर जो होते हैं वो तीनों डिजिट को संकेत करते हैं, यानी प्रतिरोधक मान के 3 अंकों को संकेत करते हैं, 1 2 और 3। जो फोर्थ बैंड होता है वो इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर को संकेत करता है, पांचवा बैंड जो होता है वो टॉलरेंस को संकेत करता है, और छठा बैंड ताप गुणांक को संकेत करता है। तो 6 बैंड वाले में ताप गुणांक को छठा बैंड संकेत करता है। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि टॉलरेंस को कौन दर्शाता है, तो पांचवा दर्शाता है, मल्टीप्लायर को कौन दर्शाता, तो चौथा दर्शाता है, और डिजिट को तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों डिजिट को संकेत करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है। गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्टर भी कहा जाता है, और एक एम्पीयर मीटर जो होता है वो होता है कि उसके प्रतिरोध को कम कर दिया जाए। तो किसी भी मीटर को हम एज ए एमीटर यूज करना चाहते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, शुड भी मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसको शंट कहा जाता है। यानी किसी मीटर में यदि शंट जोड़ दिया जाता है तो वो मीटर एम्पीयर मीटर की भांति वर्क करने लग जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वो एक वोल्ट मीटर की भांति वर्क करने लग जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है। यानी जो ग्राउंड वायर होता है उसके साइज के बारे में पता कर रहे हैं। किस पर डिपेंडेड होगा, ये इस बात पर डिपेंड होगा कि जब उस वायर में जब फॉल्ट आता है तो उस वायर में से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित होगी, और जहां हम वो अर्थिंग कर रहे हैं जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसकी मिट्टी की रेजिस्टिविटी कितनी है। क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ए और सी दोनों पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। देखो, ट्रिकल चार्जिंग विधि का वैसे तो तब उपयोग करते हैं जब बैटरी में सल्फेशन दोष हो, और दूसरा ट्रिकल चार्जिंग होता क्या है कि बैटरी को बहुत कम धारा पर चार्ज करना, लगभग रेटेड करंट के 2 से 3% धारा या 1 से 3% धारा पर चार्ज इसको किया जाता है, उसको ट्रिकल चार्ज कहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब भी बैटरी बहुत अधिक डिस्चार्ज हो और उसमें सल्फेशन दोष आ जाए तो उसको लो करंट पे चार्ज करने से वो फिर से वैसे ही एक्टिव हो जाती है जैसे पहले थी। यानी बैटरी को ताज़ा और पूर्णतः एक्टिव बनाए रखने के लिए हम ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग करते हैं। डी उत्तर इसका सही रहेगा। सल्फेशन को रोकने में नहीं होता, सल्फेशन हो जाने के बाद होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है। देखो, बैटरी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करती है, जब आवश्यकता होती है तो वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमें प्रदान कर देती है। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के नियम इस पर भी लागू होते हैं। और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है ये मैग्नेट यानी कॉइल में होती है, और स्थिर विद्युत ऊर्जा ये कैपेसिटर में होती है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रकाश के किस प्रकार के लैंप को हमें चिन्ह में दिखाया गया है। देखो, ये जो डायग्राम होता है ये जेनोन प्रकार का एक लैंप होता है जिसकी स्पेलिंग एक्स से शुरू होती है, XENON बोलते हैं, और जेनोन लैंप इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर ई है इसका, जेनोन फ्लैश लैंप। ये इसका डायग्राम याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किसी भी प्रतिरोधक पर 3 रंग के बैंड है, येलो यानी पीला रंग है, और बैंगनी वॉयलेट है, और ब्राउन यानी भूरा रंग है, तो उस प्रतिरोधक का मान कितना होगा। अब देखो, फर्स्ट 2 डिजिट की वैल्यू कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि सब में 4747 दे रखा है, तो वही आएगा। अब आता है तीसरे बैंड की बात। तो तीसरे में देखो क्या होता है कि BB रॉय आता है ना, ब्लैक और ब्राउन। तीसरे में ये होता है 1 और ये होता है 10, यानी 47 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो उत्तर कितना आएगा, 470 ओम। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 कूलाम का आवेश 5 सेकंड की अवधि तक किसी चालक में प्रवाहित होता है, उसमें धारा का मान क्या होगा। देखो, I बराबर Q/T होता है, क्योंकि Q बराबर IT होता है, तो I बराबर Q/T हो जाएगा। कूलाम में 50 आवेश दे रखा था और सेकंड 5 लिया समय उसमें, तो 10 एम्पियर की धारा हो जाएगी, और अपने क्वेश्चन का आंसर
बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चालकता का व्युत्क्रम कौन है। चालकता को इंग्लिश में कंडक्टेंस बोलते हैं और कंडक्टेंस का विपरीत जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, इन्होंने क्या इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है ऑप्शन में, और ए में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, जबकि ये गलत है। रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी का रिसिप्रोकल होता है, तो चालकता का प्रतिरोध ही आएगा। अब ये आपको इंग्लिश में देखना होगा क्या दिया हुआ है। यदि इंग्लिश में कंडक्टेंस है तब तो रेजिस्टेंस आएगा, कंडक्टिविटी था तो फिर ए आएगा, रेजिस्टिविटी आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के 3 प्रतिरोधक डेल्टा में जुड़े हैं और इनका समतुल्य स्टार में मान बताइए कितना होगा। दोस्तों डेल्टा से जब स्टार करना हो, इक्विवेलेंट स्टार डेल्टा ये कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ए इंटू बी, यानी जो दो मान दिए हुए होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी प्लस सी उनके में भाग दे दीजिए, यानी किन्हीं दो को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपने इनको ले लेते हैं 30 और 20, तो 30 इंटू 20 बटे भाग देंगे 30 प्लस 20 प्लस 80, यानी कि 30 इंटू 20 600 आएगा। इसमें भाग देंगे 80 20 100 130 का, तो ये जो अपना आंसर आएगा ये 4.61 के आसपास आएगा। अब जब आप मिलान करेंगे तो 4.61 ऑप्शन देखो एक में ही दिया हुआ है, तो नो डाउट अपने इसका ई उत्तर आएगा। अगर आप करना भी चाहते हैं तो दूसरी कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे 20 इंटू 80 कर दीजिए और इसमें फिर वही 130 का भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बेटन वायरिंग के दौरान केबल को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ट्रे जो होती है जिसमें केबल डाले जाते हैं उसको केबल ट्रे बोलते हैं, और केबल ट्रे में केबल्स को बांधा जाता है, और केबल बांधने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको केबल टाई बोलते हैं। ये पीवीसी की होती है। अब केबल टाई जो है ना वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, इन्होंने लिंक केबल के नाम से दिया है। केबल टाई उसी को बोलते हैं जहाँ केबल को अपन लिंक करते हैं। केबल में टैग जो होते हैं ना वो होते हैं फाइनल जगह पर लगाते हैं या बीच बीच में भी लगा सकते हैं। ये उस केबल के पैनल का एड्रेस होता है, यूँ बताता है कि ये केबल किस पैनल से आ रही है, तो इजीली पैनल नंबर पर भी अपन पहचान कर सकते हैं। और केबल बांधने के लिए जो है ना वो केबल टाई का उपयोग करते हैं, सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सागौन पर लकड़ी की TRS टफ रबर सीथड केबल डालते हैं, ये इस प्रकार की वायरिंग को बेटन वायरिंग बोलते हैं। लकड़ी की चपटी फट्टियों पर जो होती है ना बेटन वायरिंग बोलते हैं। लकड़ी के ऊपर ओपन वायर होती है इसमें, और लिंक क्लिप की सहायता से वायर को बांधा जाता है, रोका जाता है। घरेलू उद्देश्य के लिए सबसे अधिक तो वर्तमान में कंड्यूट वायरिंग सबसे अधिक होती है। इसकी भी अगर डीपली जाए तो अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दो तरह की है, सरफेस कंड्यूट और अंडरग्राउंड कंड्यूट। तो अंडरग्राउंड कंड्यूट उसको अपन डक्ट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग भी बोलते हैं, गुप्त वायरिंग भी बोलते हैं, जो आजकल सबसे अधिक घर और ऑफिस में की जाती है। और नेक्स्ट अपन से पूछा जा रहा है कि BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आधार कैसा होता है। तो सबसे कम डोपिंग वाला होता है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला होता है, ये भी ध्यान रखें। बेस पतला होता है, बेस की डोपिंग हमेशा कम होती है। BJT किसी भी प्रकार का हो, PNP हो या NPN हो, पूरा नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। और बाइपोलर इसलिए कहते हैं होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। देखो सेतु नाम दिया हुआ है, संशोधक रेक्टिफायर को कहते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है तो 4 डायोड होते हैं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला है तो 2 डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो 1 होता है। अगर केवल फुल वेव नाम देता, आगे ब्रिज या सेंटर टेप नहीं देता, तो D ऑप्शन होता कि या तो 2 या फिर 4। अगला क्वेश्चन सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो कितनी है। तो 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन डायोड के लिए, और 0.1 से 0.3 जो है वो है जर्मेनियम डायोड के लिए। अगला क्वेश्चन कि आपको चित्र में किस प्रकार का डायोड दिखा है। देखिए डायोड की आकृति T की आकृति में बन रही है, इसलिए हम इसको टनल डायोड कहेंगे। ठीक है, टनल डायोड की आकृति ऐसी होती है, T की आकृति दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से ये मुड़ गया। अगर ये आकृति Z की आकृति होती तो जिनर डायोड होता, 2 तीर के निशान बाहर की ओर होते तो LED होता, 2 तीर के निशान अंदर की तरफ होते तो ये फोटो कंडक्टिव डायोड होता। अगला अपना क्वेश्चन है डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में होता है। देखो रजिस्टर में किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होती, वो ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में कंजप्ट करता है,
जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में ऊर्जा होती है। कौन सी? ध्यान से देखो, इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा होती है, इसलिए RLC सर्किट जो होगा उसमें डबल ट्रांजिएट होगा। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि LC सर्किट ऑप्शन क्यों नहीं आया। देखो L और C इसलिए नहीं आया कि जब दोनों की बराबर एनर्जी होगी तो परिपथ में शक्ति खपत कोई नहीं करवा पाएगा। जब RLC शुद्ध सर्किट हो तो R जो है वो पावर कंजप्शन करवाता है, L और C दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट भी कर देते हैं, इसलिए डी उत्तर आएगा। RLC सर्किट में डबल ट्रांजिएट होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है थायरिस्टर में परत कितनी होती है। थायरिस्टर 4 परत वाला एक विशेष प्रकार का ट्रांजिस्टर है। वर्तमान में इसके 2 बड़े एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एक तो SCR और दूसरा ट्राइक। SCR और ट्राइक थायरिस्टर के ही एग्जाम्पल है। 4 परत होती है, 2 टर्मिनल दिखाई देते हैं बाहर अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में संचालित होते हैं। फॉरवर्ड बायस में तो कोई भी डायोड हो उसकी एक वोल्टेज निर्धारित होती है जिसके बाद धारा चलने लग जाती है, जैसे सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम 0.1 से 0.3 वोल्ट। लेकिन रिवर्स बायस में डायोड की ब्रेकडाउन 2 तरह से होती है, एक को बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन, दूसरे को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। आंसर की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे। रिवर्स बायस में डायोड में ब्रेकडाउन 2 होते हैं, एक को जिनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, दूसरे को एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? जिनर ब्रेकडाउन पूर्व निर्धारित ब्रेकडाउन होता है और एवलांचे वोल्टेज पहले से निर्धारित नहीं होती है, यानी एवलांचे में डायोड रिवर्स बायस में किसी भी वोल्टेज पर संचालित हो सकता है, जबकि यहाँ पूर्व निर्धारित वोल्टेज पर ही होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ई होगा, C और D दोनों। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता कारक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको क्वालिटी बिंदु कहते हैं, तो शॉर्ट में Q पॉइंट लिखते हैं। वैसे तो इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन पॉइंट यानी प्रचालन बिंदु, लेकिन इसको वोल्टेज मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या नाम होता है दूसरा? वोल्टेज मैग्नीफिकेशन। वो नाम इसलिए रखा है हमने क्योंकि जब रिस्पॉन्स कंडीशन की बात करें तो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सोर्स वोल्टेज के Q टाइम्स होती है, Q गुना अधिक होती है, इसलिए वोल्टेज आवर्धन इसका दूसरा नाम रखा गया है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम कितना होगा। देखो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/200 कर देना। आप इसका आंसर मिलान कर लेना, इसका उत्तर आएगा B 0.05 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। एक्टिव डिवाइस कौन सी है? देखो एक्टिव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग में लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में यहाँ पर अपने को क्या दिया है, ट्रांजिस्टर, तो ये एक्टिव है, ठीक है। जबकि बल्ब, ट्रांसफार्मर, ये सब अपने पैसिव डिवाइसेज में आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना B रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडर सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला रिले कौन सा है। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। फीडर के लिए जो रिले लगती है उसको ट्रांसले रिले बोलते हैं। देखो बकौलज रिले का तो केवल ट्रांसफार्मर में होती है, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्मल आती है ओवरलोड से बचाव के लिए, इसलिए ई ऑप्शन भी नहीं आएगा इन सभी वाला। अंडर वोल्टेज रिले जो है ये सर्किट ब्रेकर, मोटर, इनमें काम में लेते हैं, इसलिए एक ही ऑप्शन रह गया फीडर के लिए, ट्रांसले रिले बोलते हैं इसको। वैसे लो ग्रेड की रिले होती है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा क्यों बनाते हैं। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। स्क्यू बोलते हैं इसको। रोटर के स्लॉट जो होते हैं वो स्टेटर स्लॉट के समांतर ना होकर के तिरछे होते हैं, जिनसे कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो मैग्नेटिक हमिंग कम हो जाती है, दूसरा मैग्नेटिक लॉकिंग जिसको हम कोगिंग भी बोलते हैं वो समाप्त हो जाता है। रोटर स्टेटर कभी लॉक नहीं होगा, एक अच्छा टॉर्क भी देता है और गुंजन कम हो जाता है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी अपने को मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तीनों आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना है 5 लाइट बल्ब 110 वोल्ट पर समांतर में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक 200 वाट पर रेटिंग है। प्रत्येक बल्ब से लगभग कितनी करंट प्राप्त होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, I = P/V कर दो। पावर 200 वाट, वोल्टेज 110 वोल्ट, कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग का ऑप्शन ही एक ही है, C ऑप्शन, 1.8 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, यदि किसी भी समांतर सर्किट में प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाए तो क्या होगा। ये लाइन में फ़र्क हो गया थोड़ा सा। ये कह रहा है कि समांतर परिपथ में यदि एक प्रतिरोधक को समांतर सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध पर क्या होगा, कुल प्रतिरोध बढ़ेगा।
एक हटाएंगे तो बढ़ेगा, समांतर की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। और यदि श्रेणी क्रम होता तो एक हटा लेने पर कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 समांतर शाखा है, प्रत्येक में 1.2 वाट की शक्ति खपत हो रही है, तो चारों में कितनी होगी? नो डाउट चारों में 4.8 वाट होगी, क्योंकि समांतर हो या श्रेणी क्रम, पावर तो हमेशा एडिटिव यानी संयोजी प्रकार की होती है, P1 + P2 ही होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या पोल पिच होती है, क्योंकि इसमें यही तो होता है, स्लॉट की संख्या बटे पोल। तो इसमें यह देखा जाता है कि एक पोल के पास कितने स्लॉट आ रहे हैं, पोल पिच होती है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। और जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू लगते हैं ऐसे, देखो पोल के बाद में यहाँ नीचे की तरफ है ना। अब आप ध्यान से देखो, आपको भी समझ आ गया क्या? बात समझ में आया? एक तो दो पोल के बीच में एयर गैप कम हो गया, दूसरा इसकी यहाँ जो कॉइल हमने लगाई थी पोल पर, उस कॉइल को सपोर्ट मिल गया, वो कभी नीचे नहीं आएगी, राइट। यानी फील्ड कॉइल को सपोर्ट भी देगा, एयर गैप में फ्लक्स को एक समान वितरित करेगा। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन अपना सी रहेगा, ए व बी दोनों उत्तर इसके सही है। ये तो हम करवा चुके हैं पहले दोस्तों, थ्योरी जरूर पढ़ें आप, टॉपिक आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेसिस लॉस किस में उपयोग में लेते हैं? हीटिंग की विधियों के बारे में पूछ रहा है। कई तरह से हीटिंग अपन कर सकते हैं, और उसमें स्ट्रेसिस हानि के बारे में पूछ रहा है। देखो स्ट्रेसिस हानि जो है वो इंडक्शन विधि में होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इंडक्शन के ऑप्शन दो है, एक तो दे रखा है ब्रास, दूसरा दिया स्टील। तो स्टील जो है इसमें स्ट्रेसिस हानि का लेते हैं अपन, ठीक है, ब्रास में नहीं लेते। और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग अलग होगी, रेजिस्टेंस हीटिंग अलग होगी, इनका तो है ही नहीं। स्ट्रेसिस हानि इंडक्शन विधि में आती है, ए उत्तर रहेगा। इंडक्शन के दो है, याद रखना आपको पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोपाइल किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मोपाइल क्या है कि एक विशेष प्रकार की डिवाइस है जो एक तरह से ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित होती है, और ये अपने ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, और इसका कार्य करने का सिद्धांत सीबेक प्रभाव है। थर्मोकपल का जो सिद्धांत होता है वही होता है जो पीजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ के बारे में बात कर रहे थे हम। एक ओर से जंक्शन पर ऊष्मा आती है, तो दूसरी जहाँ गर्म जंक्शन होता है, और दूसरी ओर वोल्टेज देता है जहाँ ठंडा जंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन में ऊष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसफ़र की विधियाँ 3 तरह की होती है, चालन, सेवन और विकिरण। तो जो ठोस होते हैं उनमें चालन का उपयोग होता है, जैसे हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, सोल्डरिंग आयरन, इनमें सब में चालन होता है। सेवन होता है जैसे बॉयलर, गीजर, द्रव वाला जो होता है, और रेडिएशन होता है विकिरण, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सूर्य का या लैंप का पृथ्वी तक प्रकाश जो पहुंचता है, ऊष्मा जो पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोध के मापन के लिए वोल्टमीटर एमीटर विधि उपयोग में ली गई, तो वोल्टमीटर ने 8.8 वोल्ट और एम्पीयर मीटर ने 4.14 मिली एम्पियर मान दिया, तो प्रतिरोधक कितना है? भाई सवाल सीधा से ये है, आर पूछ रहा है, वी और आई दे रखा है। वोल्टेज का मान है 8.2, धारा का मान है 1.41, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सॉरी 4.41, 8.28 है बटे 4.14, और मिली है तो 10 की पावर -3 होगा ना, और ये -3 क्या होगा, ऊपर आकर के प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर दो, और 2 आएगा अपने पास, और 10 की पावर 3 को अपन किलो लिखते हैं, 2 किलो ओम उत्तर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कैलकुलेशन करके अपने क्वेश्चन का मिलान करें। अगला क्वेश्चन है कि एलवीडीटी किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका पूरा नाम होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर इसकी मूविंग कॉइल से गुजरने वाले किस को संकेत करता है? देखो वैसे तो गैल्वेनोमीटर धारा नापने वाला होता है, लेकिन ये गैलास्टिक गैल्वेनोमीटर एक विशेष प्रकार का है जो इसकी कॉइल में से निकलने वाले आवेश का मापन करता है। यानी जितने कूलाम का आवेश जाता है उसी कूलाम में ये हमें डेफ्लेक्शन देता है, विक्षेप दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसी ब्रिज जिससे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए काम में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए वेन ब्रिज आएगा। अलग अलग तरह के हैं, केल्विन वाला ब्रिज निम्न मान के प्रतिरोध नापने के लिए है, और वेन ब्रिज अपना फ्रीक्वेंसी नापने के लिए काम में लिए जाते हैं। दोस्तों 100 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा पेपर आपको जल्दी जल्दी भी हम हल करवाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ईजी भी क्वेश्चन का लेवल रखना होगा। और अगला क्वेश्चन है कि गॉसेज का नियम कहाँ लागू होता है? गॉसेज का नियम बिंदु आवेश के लिए कहा गया था,
और ये बताते हैं कि आवेशित सरफेस जब होती है तो वहाँ आवेश के बारे में कि चार्ज कैसे कैसे पहुँचता है। तो ये बिंदु आवेश के लिए भी होला उपयोग में ले सकते हैं, और अनंत लाइन के जो आवेश होगा वहाँ भी काम में ले सकते हैं। चार्ज की अनंत सीट के लिए भी काम में ले सकते हैं, और एक समान रूप से कोई गोलाकार सेल है तो उसमें आवेश कैसा होगा, ई ऑप्शन रहेगा। इन सब पर वो लागू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है थर्मल रिले का सिद्धांत। तो थर्मल तो तापीय सिद्धांत यानी ऊष्मीय सिद्धांत पर ही आधारित होती है, और इसको मंद प्रचालित रिले मानते हैं। ये रिले प्रचालित होने में, ऑपरेट होने में भी समय लेती है और रीसेट होने में भी समय लेती है। और इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए मेगर काम में लेते हैं, नो डाउट, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रह जाएगा। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर नापने के लिए है, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड किसका होता है। मरकरी आर्क रेक्टिफायर का एनोड ग्रेफाइट का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मरकरी नाम से ही पता लग रहा है, तो फिर कैथोड इसमें मरकरी का होता है। एनोड के बारे में आपको याद रखना है, एनोड जो है वो ग्रेफाइट का होता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टेनन किसकी मिश्र धातु है। तो कॉपर और निकिल की मिश्र धातु होती है, नो डाउट क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, तांबा और निकिल। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स में जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसकी मिश्र धातु है। नाइक्रोम होता है, और वो निकिल क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। वेव वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है, और लेप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर। तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है, इसलिए मोटर इकाई, लैगिंग और लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर वर्क कर सकती है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, क्योंकि इस मोटर में हम रोटर की एक्साइटेशन परिवर्तित करके पावर फैक्टर को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग होती कब। हंटिंग को हिंदी में बोलते हैं दोलन, और दोलन का मतलब होता है कि जो टॉर्क एंगल होता है उसमें परिवर्तन आना। रोटर जो मैग्नेटिज्म में जुड़ा हुआ था स्टेटर के साथ, वो मैग्नेटिज्म से बाहर आने की कोशिश करता है, और ऐसा तब होता है जब लोड में इंस्टेंट वेरिएशन आते हैं, अचानक बाहर में परिवर्तन आते हैं, तब ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कम कैसे हो सकती है। हंटिंग कम करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो है डैम्पर वाइंडिंग। लेकिन इसी के साथ देखो, जब मोटर सिंक्रोनिज्म में अच्छे से चल रही होती है उस समय उत्पन्न सिंक्रोनस शक्ति शून्य होती है, ये ध्यान रखना। अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, रोटर और उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, सापेक्ष गति नहीं होती। रोटर और स्टेटर एक समान गति से कार्य करते हैं, सापेक्ष गति शून्य होती है, इसलिए अंदर अभी कोई पावर उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो पावर उत्पन्न हो तो मोटर उसको भी सहन कर जाए, ऐसा हम उसको डिज़ाइन करें, मतलब ऐसा उनको बनाएं, और फ्लाई व्हील का उपयोग भी कर दें, तो जो आंशिक दोलन, हल्के झटके आते हैं, उनको सहन कर जाए, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा। रोटर की स्क्यूइंग जो है ये तो इंडक्शन मोटर में एकमात्र ऑप्शन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा कैसा हो। प्रसार कारक को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीफेरल फैक्टर, और ये इकाई से कम होता है सिंक्रोनस मोटर के मामले में, ठीक है। ये फिजिक्स में लेबोरेटरी में काम आता है, इलेक्ट्रिकल में है नहीं इतना इसका कोई डिटेल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक निम्न में से एक रोटर होता है जिसे शून्य चुंबकीय परमेबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले के साथ मिलता है। दोस्तों ये तो हिस्टैरिसीस मोटरों का ही है, परिधात्मक फील्ड हिस्टैरिसीस मोटर बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा इसके लिए, कोई है नहीं डिटेल। और घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो मोटर काम में लेते हैं वो होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। डबल कैपेसिटर मोटर उसको बोलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन का यूनिवर्सल तो आएगा नहीं, डबल कैपेसिटर मोटर आएगा, तो वो ऑप्शन में अपन को दिया नहीं। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रनिंग टॉर्क सबसे अधिक किसका होगा। रनिंग टॉर्क सबसे अधिक उसी का होगा जिसमें रनिंग में कैपेसिटर लगा हुआ है, राइट। बी ऑप्शन आएगा, कैपेसिटर रन मोटर। हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में होता तो आप डी भी कर सकते थे, और यूनिवर्सल मोटर का भी अच्छा टॉर्क होता है। 3 फेज मोटरों में वाइंडिंग में फेज अंतर पूछा, 120 डिग्री होता है, सिंगल फेज वाले में होता तो 90 डिग्री होता। दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे लगता है इन प्रश्नों पर हमें डिटेल से बात करने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 चालक है और समांतर मार्गों की संख्या 10 है, लेप उसमें वाइंडिंग है, बताइए पिच का मान कितना है। क्या फॉर्मूला होता है, चालकों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या, यही तो होगा ना। समांतर में लेप वाउंड में क्या होता है कि जितने रास्ते हैं उतने ही पोल है, एक ही तो बात है ना। भी 10 रास्ते बता दिया मतलब पोल भी तो 10 ही है,
इसका मतलब पिच कितनी आएगी 10। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। नेक्स्ट है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या नहीं होता। देखो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, राइट, और इसमें हमें चालक के साथ कोई ब्रश, कोई स्लिप रिंग, कोई कम्यूटेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ना तो स्लिप रिंग होती है ना ही ब्रश होते हैं। हाँ, स्लॉट ज़रूर होते हैं ना, तो सी ऑप्शन रहेगा, ए और बी दोनों ही स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होता। अगला पूछ रहा है डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है। सिंगल केज, डबल केज या डीप बार केज, केज के आधार पर रोटर की संरचना होती है ये, और मोटर होती है 3 तरह की। डबल केज का मतलब होता है रोटर में 2 वाइंडिंग होती है और वो दोनों समांतर में जुड़ी रहती है। एक को बोलते हैं इनर केज, दूसरी को बोलते हैं आउटर केज। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि सेल्फ लाइफ कम किसकी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है ना, उसकी सेल्फ लाइफ सबसे कम होती है। सेल्फ लाइफ मतलब यूज करने के लिए ये 6 माह से 1 वर्ष के दौरान कैपेसिटर ख़राब हो जाता है अपने आप ही। यूज जब करते हैं लगा रहता है तो ये कैपेसिटर बिना किसी रीजन के भी, क्योंकि ये गर्म होता है तो गर्म होकर क्या ये इलेक्ट्रोलाइट इसका छलकने लग जाता है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए जल्दी ये डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे कम वोल्टेज के लिए। सबसे कम वोल्टेज के लिए तो ACB होगा भाई। एयर सर्किट ब्रेकर जो है ना, ये सबसे कम है। मोस्टली इसको 440 वोल्ट तक ही काम में लेते हैं, बाकी सारे बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं। कोगिंग शब्द किससे संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर से संबंधित है। कोगिंग होता क्या है। कोगिंग स्टेटर और रोटर का लॉक हो जाना, चुंबकीय रूप से जब ये दोनों लॉक हो जाते हैं तो। अगला है कि कौन सी वाइंडिंग आपको दिखाई गई है। इस प्रकार की वाइंडिंग को स्केन वाइंडिंग बोलते हैं भाई। स्केन वाइंडिंग का मतलब होता है एक लंबी क्वाइल तैयार होती है और उनको फिर ऐसे पकड़ करके स्लॉटों में डाला जाता है बारी बारी से, और ये जैसे अपने मधानी की मोटर होती है, कूलर की मोटर होती है, इस तरह की वाइंडिंग होती है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा, स्केन वाइंडिंग है ये, याद आपको रखना होगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटर वाइंडिंग पर कंटिन्यूटी जांच करते समय टेस्ट लैंप का हमने उपयोग किया था और वाइंडिंग में शॉर्ट पाया गया। अगर शॉर्ट होगा तो लैंप फुल प्रकाशित होगा, ये ध्यान रखें। लैंप तेज प्रकाशित होगा। अगर वाइंडिंग सही होगी ना तो डिम प्रकाशित होगा, यानी हल्की रोशनी होगी। अगर ओपन है वाइंडिंग तो कोई चमक नहीं होगी, यानी लैंप प्रकाशित ही नहीं होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि अगर इंडक्शन मोटर में कोई 2 फेज बदल जाए तो क्या होगा भाई। मोटर विपरीत दिशा में चलने लग जाएगी। इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा सप्लाई के फेज क्रम पर निर्भर करती है। सप्लाई के फेज में किन्हीं भी 2 फेजों को परिवर्तित करके हम इस मोटर के घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है। तो पावर फैक्टर ही बोलेंगे इसको, तो सबको आसानी से पता है। पावर फैक्टर की कोई इकाई होती नहीं है और इसका मान 0 से लेकर 1 तक होता है। ना तो इसका मान कभी माइनस में आएगा और ना ही कभी इसका मान 1 से अधिक आएगा। याद रखें, क्वेश्चन का ऑप्शन अपना ए है, पावर फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में हम सर्किल डायग्राम क्यों बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको तो याद रखना है। सर्किल डायग्राम बनाते हैं नो लोड टेस्ट का, इससे हमें पता लग जाता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट का भी और स्टेटर रेजिस्टेंस का भी हम इसका पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, सर्किल डायग्राम के नाम से बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में रोटर ब्लॉक टेस्ट क्यों करते हैं। रोटर ब्लॉक टेस्ट से तो हमें सब कुछ ही पता लग जाएगा, लीकेज इम्पीडेंस का भी पता लग जाएगा और रेटेड वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन आएगी तो धारा कितनी चलेगी, कॉपर लॉस का भी पता लग जाएगा, एफिशिएंसी का भी पता, पावर फैक्टर का भी पता लग जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ई होगा। इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट और ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट दोनों एक जैसे होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यही पूछा था इसने। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में होने वाला कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के रोटर ब्लॉक टेस्ट में सबसे अधिक है। कॉपर लॉस कहलाता है ये, ठीक है ना। कॉपर लॉस इंडक्शन मोटर के रोटर ब्लॉक टेस्ट जब करते हैं तो सबसे अधिक यही होता है जो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क किस बात पर निर्भर करता है। देखो, इंडक्शन मोटर का टॉर्क वैसे स्टेटर फ्लक्स पर भी निर्भर करता है, रोटर की करंट पर भी डिपेंडेड होगा कि रोटर ने कितनी धारा ली, रोटर पावर फैक्टर भी, स्टार्टिंग प्रतिरोध भी, कई कारकों पर निर्भर करता है। तो ये जितने भी ऑप्शन अपने को दिया गया है इन सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे बढ़ाएंगे। रोटर में बाहरी प्रतिरोध लगाकर, जो हमने बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है
रोटर में स्टार्टिंग के समय बाहरी प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए पावर फैक्टर भी इसका उच्च होता है। कई बेनिफिट हमें इससे मिल जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है। शॉर्ट सर्किट गियर जो आता है ये स्लिप-रिंग मोटर में काम में लेते हैं और ये स्लिप-रिंग पर ही रोटर को शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म लेकर आते हैं, वर्तमान में चलाया है, जिनसे ब्रश ऊपर उठ जाए। क्योंकि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी प्रतिरोध पूरी तरह से बाहर हो गया तो अब हम चाहते हैं कि क्योंकि ब्रशों का अब कोई उद्देश्य नहीं है, जो स्लिप-रिंग के साथ कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और वो ऐसे ही घिस रहे हैं, हमें ब्रशों की केवल इनिशियल ज़रूरत थी स्टार्टिंग के समय तक। जब मोटर अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है तो अब बाहरी प्रतिरोध तो सर्किट से वैसे ही बाहर हो गया, तो फिर क्या करते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट गियर लेकर आते हैं जो तीनों स्लिप-रिंग को शॉर्ट करा देते हैं और एक सा मैकेनिज्म आता है जो ब्रशों को ऊपर उठा देते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब एसी विद्युत धारा किसी रिएक्टिव लोड पर लागू होती है तो वोल्टेज क्या होगा। देखो रिएक्टिव लोड होते हैं दो, एक तो होता है इंडक्टर पर, एक होता है कैपेसिटर पर। अब ऐसा इसने दिया नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो इसकी दो बातें हैं, एक में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लैग करेगा, एक में धारा से 90 डिग्री लीड करेगा, राइट। हमें 90 डिग्री का फेज अंतर वाला एक ही ऑप्शन दिया है तो नो डाउट हम भी ऑप्शन की ओर ही जाएंगे। विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर होगा। इंडक्टिव रिएक्टिव कुछ भी नहीं दिया, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, इसलिए एक उत्तर कर दो 90 डिग्री वाला, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किलोवोल्ट प्रति एमएम में होती है अगर इकाई की ओर आप ध्यान दो तब, और किलोवोल्ट प्रति एमएम की देखो इकाई एक ही दे रखी है। बात समझ में आई, हमें किसी ऑप्शन में कंफ्यूज रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता सबसे उच्च होती है। सकारात्मक संवेदनशीलता, ये ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं आपको और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं जैसे ये आती है संवेदनशीलता, नहीं बोलते अपन इसको, एक तरह से चुंबकशीलता ही बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, धनात्मक। चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक किसके मामले में होती है, तो फेरोमैग्नेट जो होते हैं ना, उनकी चुंबकीय टेंडेंसी, मैग्नेटिक प्रवृत्ति धनात्मक होती है। वो थोड़े से मैग्नेटाइजिंग फोर्स से ही बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा घटक आवेश के रूप में ऊर्जा को एकत्रित करेगा। आवेश के रूप में तो कैपेसिटर करता है, और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में बात करें तो इंडक्टर करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर की लेटर कोड प्रणाली में जे किसको संकेत करता है। देखो लेटर कोड प्रणाली में ये लास्ट वाले शब्द जो होते हैं ना, जे, के और एम, तीन तरह के शब्द होते हैं, तो ये कैपेसिटर में टॉलरेंस को बताते हैं, ध्यान रखना। जे की टॉलरेंस ±5% होती है, सहनशीलता को संकेत करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है। ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इंग्लिश की तरफ आप देखोगे तो समझ में आएगा। रिएक्टेंस पूछ रहा है, रिएक्टेंस ओम में होता है, यानी XL हो या XC हो, दोनों ओम में ही तो होते हैं, रिएक्टेंस ओम में होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर 10 वोल्ट है और 12 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो देखो C = Q/V होगा कि नहीं, तो कूलाम में आवेश दिया 0.12 और 10 का भाग दोगे तो 0.012 फैराड हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर समांतर में है तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 30। समांतर में कैपेसिटर की कैपेसिटी जुड़ती है, बढ़ती है, 30 हो जाएगी। अगर श्रेणीक्रम होता तो 0.3 हो जाती, 10/3 हो जाती है ना, 3.33 आता, फिर सी कर देते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कैपेसिटर सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहाँ DC या पल्सेटिंग DC हो। DC और पल्सेटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर काम में लेते हैं भाई, ई ऑप्शन रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये किस प्रकार का कैपेसिटर है, कैपेसिटर कौन सा है, वेरिएबल कैपेसिटर होगा। तीर का निशान जब भी आ जाए तो ध्यान रखना परिवर्तनीय कैपेसिटर होता है, और वेरिएबल कैपेसिटर का ऑप्शन एक ही दिया है, ट्यूनिंग कैपेसिटर बोलते हैं इसको, वेरिएबल ट्यूनिंग एयर कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूरी तरह से आवेशित कैपेसिटर में धारा प्रवाह का क्या होगा। देखो जब कैपेसिटर पूरी तरह से आवेशित है ना तो कभी कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कैपेसिटर में चलने वाली करंट जो है
वो डिफरेंस इन वोल्टेज बटे डिफरेंस इन टाइम होता है, यानी वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों के बराबर होती है। जब पूरी तरह से आवेशित हो गया तो वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होते हैं, रुक जाता है। चार्ज कैपेसिटर में कभी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 फेराड के पास 1 कूलाम आवेश है, टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज कितनी होगी? तो V बराबर Q/C हो जाएगा। क्वेश्चन तो अभी किया है ना हमने। आवेश है 1, कैपेसिटी है 2 फेराड, 1/2 यानी 0.5 वोल्ट हो जाएगा। सेम ही फॉर्मूले से आप देखो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत डाईपोल में समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो डाईपोल पर विद्युतीय बल हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखें। डाईपोल जो होता है ये एक पोल की तरह और चुंबकीय क्षेत्र के मामले में होता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाएगा ना, यानी डाईपोल होता है चुंबक वाला एक तरह से। जितना चुंबकीय क्षेत्र था उतना यदि विद्युतीय क्षेत्र है तो उस पर कोई किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा, ध्यान रखें। सर्किट ब्रेकर का मूल काम क्या है? तो देखो ये तो क्वेश्चन का ऑप्शन ही इन्होंने पता नहीं कैसे चेंज कर दिया। सर्किट ब्रेकर का मूल काम होता है जब डिस्टर्बेंसी आती है तो परिपथ को अपने आप ओपन कर देना, खोल देना, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है आर्क को निर्वापित करना। आर्क को समाप्त करने के लिए तो सर्किट ब्रेकर में हम किसी न किसी माध्यम का यूज करते हैं। जैसे एयर सर्किट ब्रेकर है तो उसमें वायु का काम क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो उसमें ऑयल, SF6 है तो उसमें गैस होती है, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन रेगुलेटर। इंडक्शन रेगुलेटर ट्रांसफार्मर का ही दूसरा रूप है। डिजिटल रेगुलेटर की बात करते तो वो डायोड का होता, जिनरल डायोड का ही दूसरा रूप है। इंडक्शन रेगुलेटर ऑटो ट्रांसफार्मर को बोलते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में क्यों करेंगे? तो वो कोर लॉस यानी लोहे हानि ज्ञात करने के लिए होता है। ट्रांसफार्मर में एक्साइटर का कोई काम नहीं है, उत्तेजक नहीं होता, ये जनरेटिंग स्टेशन पर होता है। ट्रांसफार्मर में इसका कोई काम नहीं है। ट्रांसफार्मर में ताप ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम संपन्न टेस्ट बोलते हैं। ये टेम्परेचर की भी टेस्टिंग कर देता है, एफिशिएंसी के लिए भी है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस, आयरन लॉस लगभग बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। एक पावर ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसी की होती है, 99% के आसपास इसकी एफिशिएंसी होती है। कॉपर लॉस और आयरन लॉस हमेशा इसमें लगभग बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलर टेस्ट में कौन सा नहीं आता? देखो डेली टेस्ट जो है ना इसमें हमें कौन सा नहीं कर सकते? तापमान टेस्ट जो है ना ये डेली हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है कि प्रत्येक, मान लीजिए कि सुबह कितना था ये दोपहर में भी चेंज हो जाएगा, 1 घंटे बाद भी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर जो है वो लोड पर डिपेंड है। बाकी सारी चीज़ें आप अगर रेगुलर टेस्ट की बात कर रहा है, नियमित परीक्षण यानी रेगुलर टेस्ट करना होता है। टेम्परेचर की कोई टेस्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये बाहर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर में जब स्टार कनेक्शन हो तो फेज करंट लाइन करंट के बराबर होती है। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय मार्ग होता है वो कैसा होना चाहिए? वो निम्न रिलक्टेंस वाला होना चाहिए। अनिच्छा का मतलब है रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम, लो प्रतिष्ठम उसका होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कोर की मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm होता है। ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता किस बात पर निर्भर करेगी? 2 बातों पर डिपेंड करेगी, भार कैसा है, भार का पावर फैक्टर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में नॉइस लेवल को तो नॉइस लेवल को कौन सा टेस्ट है नमूना परीक्षण में आएगा? शोर जो होता है उसका नमूना यानी जो एक लेवल होता है वहाँ तक कि इतना सा ये कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, करता रहे। बस दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे इसे शेयर ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।